बात ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वर्ताकार पथ में गति करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी बोर कक्षा में गति कर रहा है, तो ये न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, न ही ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन उच्च बोर कक्षा से निम्न बोर कक्षा में स्थानांतरित होगा, यानी दूसरी बोर कक्षा से अगर पहली बोर कक्षा में, तो उच्च से किस में हुआ, निम्न में, तब तो ऊर्जा का हमेशा क्या करता, उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। और यदि अपन बोलते हैं कि अगर निम्न बोर कक्षा से उच्च बोर कक्षा में, जैसे दूसरी से तीसरी में जाएगा, तब ऊर्जा का हमेशा क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कब करता है, जब उच्च बोर कक्षा से निम्न बोर कक्षा में जाएगा, तब तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता, निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का केवल क्या करेगा, अवशोषण। तो इलेक्ट्रॉन अगर केवल पहली बोर कक्षा में, तो पहली बोर कक्षा के अगर इलेक्ट्रॉन पहली बोर कक्षा में, तो पहली बोर कक्षा से नाभिक में तो जा नहीं सकता, पहली बोर कक्षा से या तो दूसरी में जाएगा या तीसरी में जाएगा, या कहाँ पे जाएगा, आपके पास में अनंत बोर कक्षा में जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन केवल पहली बोर कक्षा में है, तो ऊर्जा का केवल और केवल क्या करेगा, आपके पास में अवशोषण करेगा। क्या करेगा, अवशोषण। और यदि इलेक्ट्रॉन अपन बात करते हैं अगर अनंत बोर कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन, तो अनंत के बाद में तो और कोई बोर कक्षा में जा नहीं सकता, स्थानांतरित हो नहीं सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन अनंत बोर कक्षा में है, तो केवल और केवल ऊर्जा का क्या करेगा, आपके पास में उत्सर्जन करेगा। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि अगर आपको क्वेश्चन दे निम्न में से कौन सी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तो पहली बोर कक्षा में केवल और केवल ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो कौन सी बोर कक्षा में, केवल अनंत बोर कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉन केवल ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। इसके बाद में अपन नील्स बोर के परमाणु मॉडल की चौथी अभिधारणा पढ़ते हैं। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल की जो चौथी अभिधारणा है, अपन चौथी अभिधारणा है नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग है। क्या है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग है कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा अपन तीन चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अपन बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, बोर कक्षा की त्रिज्या, बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हैं। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना कर सकते हैं। और तीसरी अभिधारणा, तीसरा अनुप्रयोग है, वो तीसरा अनुप्रयोग है बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। किसकी गणना कर सकते हैं, ऊर्जा की। ये तीन अनुप्रयोग है, चौथी अभिधारणा है। चौथी अभिधारणा नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग है। अनुप्रयोगों में अपन क्या क्या कर सकते हैं, बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कर सकते हैं, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। सबसे पहली बात एक तो ये आपको याद रखनी है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, ये केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही अप्लाई होता है। यानी ऐसी स्पीशीज के लिए अनुप्रयोग अप्लाई नहीं होगा जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से क्या हो, अधिक हो। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने, परमाणु क्रमांक 1 है, उदासीन है, तो इसका मतलब अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आपके पास में 2 गई। तो इसका मतलब मैं हीलियम के बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकता, हीलियम की कोई भी बोर कक्षा में क्या नहीं कर सकता, मैं इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना नहीं कर सकता, और मैं इसमें न ऊर्जा की गणना कर सकता। कब ज्ञात कर सकता हूं, जब अगर मैं इसको क्या लिखूं, हीलियम प्लस लिखूं। क्या लिखूं, हीलियम प्लस। हीलियम प्लस लिखते इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, आपके पास में 1 हो गई। तो आप हाइड्रोजन के लिए ज्ञात कर सकते हो, हीलियम प्लस के लिए। ऐसे अगर मैं लिथियम के लिए बात करूं तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई, आपके पास में 3 हो गई। तो लिथियम के लिए ज्ञात नहीं कर सकते अपन, न लिथियम प्लस के लिए अगर अपन ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। और जबकि मैं लिथियम 2+ की बात करूं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, 1। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल केवल किसके लिए अप्लाई होगा, लिथियम 2+ के लिए अप्लाई होगा, लिथियम प्लस और इनके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो कई बार क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ से निम्न में से कौन से परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात नहीं की जा सकती, किसके, नील्स बोर के अनुसार। यानी निम्न में से कौन से परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते, किसे, नील्स बोर के परमाणु मॉडल से। आपको ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे, एक तो लिखा मैंने आपके पास में हीलियम प्लस लिख दिया, दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पे सोडियम 10+ लिख दिया मैंने, तीसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पे बेरिलियम 2+ लिख दिया, और चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन लिख दिया।
तो बताओ हीलियम प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी है आपके पास में 1 है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अगर उदासीन होता तो कितनी होती, 11, परमाणु क्रमांक 11, लेकिन प्लस का 10 है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, केवल 1 ही बची। इसका मतलब इस पे भी इसका भी अनुप्रयोग लागू होगा। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपके पास में 4, उदासीन के अंदर अगर बात करें, लेकिन बेरिलियम 2+ में इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1 है। इसका मतलब अपन एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता तो बताओ यहाँ पे बेरिलियम 2+ में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब बेरिलियम 2+ परमाणु की बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते, किसके अनुसार, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार अपन ज्ञात है नहीं कर सकते। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग है ये केवल किन के लिए है, केवल उन्हीं ही स्पीशीज पर अप्लाई होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल कितनी हो, 1 हो। यानी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे लागू होंगे, ऐसे स्पीशीज पर अनुप्रयोग लागू नहीं होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या 1 से क्या हो, अधिक हो। सबसे पहले अनुप्रयोगों में अपन बात करते हैं बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना। अब बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना की अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखो सीधा ही फॉर्मूला याद रखना। बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना करने के लिए सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना। त्रिज्या को अपन, रेडियस को अपन किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। अब रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में 0.529 इंटू आपके पास में यहाँ पे n² बटा आपके पास में कौन होता है, z होता है। ये किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए जो आपको सीधा फॉर्मूला, ये सीधा फॉर्मूला याद रखना, r बराबर त्रिज्या का फॉर्मूला था 0.529 इंटू n² बटा z, और ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम में। और ये सबको पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 किसमें होता है, मीटर में होता है। किसमें होता है, मीटर में। इसके अलावा अगर मैं नैनोमीटर में चेंज करूं इसको तो मैं यूं भी लिख सकता हूं 0.0529 इंटू n² बटा आपके पास में क्या हो गया, z। ये आपके पास में किसमें हो गया, नैनोमीटर में हो गया। किसमें हो गया, नैनो में। और 1 नैनोमीटर बराबर आपको सबको पता है कितना होता है, 10⁻⁻9 किसमें होता है, मीटर में होता है। और यदि इसको मैं पिकोमीटर में चेंज करूं तो भी मैं फॉर्मूला यूं लिख सकता हूं। पिकोमीटर में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो बाउंड पॉइंट आपके पास में 9 हो जाएगा और n² बटा आपके पास में z, और ये किसमें हो जाएगा, पिकोमीटर में हो जाएगा। पिकोमीटर का मतलब होता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 किसमें होता है आपके पास में, मीटर में होता है। किसमें होता है, मीटर में। तो बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने, सीधे सीधे कैसे, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में और किसमें, पिकोमीटर में। अब अपन बात करते हैं यहाँ से देखो इस बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए। तो n बराबर, तो यहाँ पे सबको पता है n, यहाँ पे अगर अपन n की बात करते हैं तो n, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, बोर कक्षा है। क्या है, बोर कक्षा। और z का मतलब सबको पता है यहाँ पे क्या आपके पास में, परमाणु क्रमांक है। क्या है, परमाणु क्रमांक। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं नील्स बोर के इस परमाणु मॉडल के पहले अनुप्रयोग जिसमें अपन पढ़ रहे हैं बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना। देखो जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो कोस के तो क्या होता है आपके पास में, कोस के स्क्वायर के तो क्या है, समानुपाती। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि कोस बढ़ने पर तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जो त्रिज्या है ये परमाणु क्रमांक की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जेड की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हमेशा त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि जेड आपके पास में यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट रख के, जेड को कांस्टेंट रख के अगर मैं आपके पास में n बढ़ाऊंगा, अगर मान लो कोस का मान बढ़ाऊंगा तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर मैं कोस को कांस्टेंट रख के, अगर इसको कांस्टेंट रख के और अगर इसका परमाणु क्रमांक का मान बढ़ाऊंगा तो परमाणु क्रमांक की त्रिज्या क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा यानी जेड बढ़ेगा तो आपके पास में रेडियस क्या होगी, आपके पास में घटेगी। अगर एक सिंपल सा अगर इसका क्वेश्चन देखें अपन, यूं देखें, जैसे मैंने ये बोला कि आपके पास में जैसे हाइड्रोजन की बात करें, ये आपके पास में हीलियम प्लस है और मैंने यहाँ पे लिखा ये लिथियम 2+ है। इसकी भी n बराबर सबके लिए मैं इसकी भी पहली बोर कक्षा की बात करता हूँ। इसकी पहली बोर कक्षा की त्रिज्या आपके पास में r1 है, इसकी पहली बोर कक्षा की त्रिज्या आपके पास में r2 है और इसकी पहली बोर कक्षा की त्रिज्या आपके पास में r3 है। और इन त्रिज्याओं का क्रम पूछूंगी कौन सी त्रिज्या बड़ी होगी, कौन सी त्रिज्या आपके पास में छोटी होगी। तो सिंपल सी बात है, आपके पास में सबके लिए n को तो कांस्टेंट किया है, सबके लिए हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और लिथियम 2+ के लिए, सबके लिए कौन सी बोर कक्षा की त्रिज्या की बात कर रहा है, पहले की। और आपके पास में इसके लिए परमाणु क्रमांक, अगर मैं z की बात करूं तो इसके लिए z का मान आपके पास में, परमाणु क्रमांक का मान कितना, 1 है। इसके लिए z का मान आपके पास में कितना, 2 है। और लिथियम के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इसके लिए परमाणु क्रमांक आपके पास में कितना, z का मान कितना, 3 है। तो आपको पता परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हमेशा त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो इसके लिए परमाणु क्रमांक r3 लिथियम के लिए, तो इसके लिए परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है तो इसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। तो ये त्रिज्या का कौन सा क्रम हो जाएगा आपके पास में, घटता क्रम। एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता आपको यहाँ से
इसके अलावा त्रिज्या के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई बार तो ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो ये नॉर्मल जो बहुत ईजी है, आपको केवल इतना सा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपके पास में, जैसे मैंने यहाँ पे हीलियम प्लस की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या होगी, प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या होगी। अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, हीलियम प्लस की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या होगी, लिथियम 2 प्लस की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या होगी। कोई भी क्वेश्चन देखे, कोई भी परमाणु देखे, उसकी कोई सी भी बोर कक्षा की आपको त्रिज्या की गणना करवा सकता है। तो केवल मान ही पुटअप करने आपको, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हीलियम प्लस की, तो r बराबर 0.529 इंटू n का मान कितना आपके पास में, n आपको पता कौन सी बोर कक्षा की बात कर रहा है, ये यहाँ पे प्रथम बोर कक्षा की बात कर रहा है, तो n का मान कितना रखूंगा 1, और आपको z का मान तो पता है, हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में, z का मान कितना आपके पास में 2 है, तो ये तो आपके पास में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये z का मान कितना रखूंगा यहाँ पे 2, तो r बराबर आपके पास में 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो 0.529, और इसको किससे डिवाइड करना मेरे को 2 से, तो ये आपके पास में 0 डिवाइड करोगे तो आपके पास में 264 ये आगे चलता है, तो ये आपके पास में किस में आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में, मैंने फॉर्मूला कौन सा रखा आपके पास में, एंगस्ट्रॉम का। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है, कोई भी आपको परमाणु देगा और उस परमाणु की कोई सी भी बोर कक्षा की आपको क्या करवा सकता है, त्रिज्या की गणना करवा सकता है। बच्चों ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल की जो चौथी अभिधारणा है, इससे एक क्वेश्चन आने की इतनी प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपको केवल और केवल फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले के अनुसार मैं जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। मैंने हीलियम प्लस की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या की बात की है, वो आपको लिथियम 2 प्लस की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना करवा सकता है, और किसी परमाणु की त्रिज्या की गणना करवा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, त्रिज्याओं के अनुपात के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिज्याओं के अनुपात के। तो अपन त्रिज्याओं के अनुपात के लिए बात करते हैं। तो त्रिज्या के अनुपात के क्वेश्चन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो अगर दो परमाणु की त्रिज्या, अगर मान लो एक परमाणु की त्रिज्या के लिए r1 अपन बोलते हैं, दूसरे परमाणु की त्रिज्या के लिए अपन r2 बोलते हैं। आपको पता त्रिज्या के समानुपाती तो कौन होता है, n² cos, और व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, परमाणु क्रमांक होता है z। तो इसका मतलब r1 के समानुपाती तो कौन होगा आपके पास में, n1 का स्क्वायर होगा, और व्युत्क्रमानुपाती कौन होगा, z1 होगा। R2 है दूसरे परमाणु की त्रिज्या, तो उसके लिए समानुपाती तो कौन होगा आपके पास में, n2 का स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती कौन होगा आपके पास में, z2। ये त्रिज्या के अनुपात के लिए ये फॉर्मूला है। तो त्रिज्या के अनुपात के अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो त्रिज्या के अनुपात के क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा है, जैसे जेड 2013 में भी क्वेश्चन आया। अगर एक ही परमाणु की दो भिन्न बोर कक्षाओं की बात करें तो जेड का मान रखने की जरूरत नहीं है। अगर दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए एक ही बोर कक्षा की बात करें तो जेड का मान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यूं दिया, कोई भी एक परमाणु है, चाहे मैं परमाणु हाइड्रोजन बोलूं, चाहे हीलियम बोलूं, चाहे लिथियम बोलूं, चाहे बेरिलियम बोलूं, अगर उसी की दो भिन्न भिन्न बोर कक्षाओं की अपन बात करेंगे, तो अगर हाइड्रोजन की दो भिन्न बोर कक्षाओं की बात करेंगे तो Z1 का मान भी आपके पास में 1 होगा, Z2 का भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो Z का मान रखने की जरूरत है नहीं है। जैसे मैंने बोला किसी परमाणु की, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोलो किसी परमाणु की प्रथम व तृतीय बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, त्रिज्याओं का अनुपात होगा। क्वेश्चन ये है, आपको ऑप्शन में दे देते, जैसे ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:1 होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास में 1:3 होगा, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने 9:1 होगा, चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ पे 1:9 होगा। अब किसी परमाणु, कोई भी परमाणु हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे परमाणु बोलता है, अगर हीलियम बोलता है, हीलियम प्लस बोलता है, तो भी Z1 का मान भी 2 होता है, Z2 का भी मान कितना होता है, 2 होता है। तो अपन सीधे Z का मान रखने की जरूरत नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, R1/R2। अब R1 है तो हमेशा cos समानुपाती होता, तो R1 के समानुपाती तो कौन होगा, n1 का स्क्वायर, और R2 के समानुपाती कौन होगा आपके पास में, n2 का स्क्वायर। जो पहले बोलता उसको n1 मानना, जो बाद में बोलता उसको n2। पहले मैंने क्या बोला, प्रथम बोर कक्षा मानिए, इसका मतलब n1 का मान में कितना मान होगा आपके पास में 1, और n2 बाद में मैंने क्या बोला, यहाँ पे तृतीय बोर कक्षा, तो यहाँ पे n2 का मान कितना मानेंगे अपन, 3 मानेंगे। अगर इसी के अंदर अगर मैं यूं बोल देता तृतीय बोर कक्षा पहले बोलता और प्रथम बोर कक्षा बाद में बोलता, तो तृतीय बोर कक्षा इसका मतलब n1 का मान में 3 मानता और n2 का मान में कितना मानता, 1 मानता। जो पहले बोला जाएगा उसको n1 और जो बाद में बोला जाएगा उसको n2। तो यहाँ पे R1
अपॉन R2, N1 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, और N2 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में 1 अपॉन कितना हो जाएगा 9, यानी 1 अनुपात कितना आएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास में? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये त्रिज्या के अनुपात के लिए दो भिन्न भिन्न परमाणुओं की भिन्न भिन्न बोर कक्षाओं की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपके पास में, जैसे हाइड्रोजन की द्वितीय बोर कक्षा, हाइड्रोजन की द्वितीय बोर कक्षा, द्वितीय बोर कक्षा व हीलियम प्लस की तृतीय बोर कक्षा, तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, त्रिज्याओं का अनुपात होगा, त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो फॉर्मूला अपन को पता ही है, फॉर्मूले की अपन बात करें तो R1 अपॉन R2, R1 के समानुपाती कौन होगा? N1 का स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती परमाणु क्रमांक होता है तो Z1 कहां पे आ जाएगा? नीचे। R2 के समानुपाती कौन होगा आपके पास में? N2 का स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती आपके पास में Z2। अब जो पहले बोलता है उसको N1 Z1 माना, पहले मैंने हाइड्रोजन बोला, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए आपके पास में N1 Z1 होगा। तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान तो आपको पता, परमाणु क्रमांक यानी Z1 तो कितना होगा आपके पास में 1, और N1 पहले हाइड्रोजन बोला तो हाइड्रोजन की कौन सी बोर कक्षा की बात कर रहे हैं अपन? द्वितीय बोर कक्षा की। तो N1 का मान कितना होगा आपके पास में? 2 होगा। इसके बाद में मैंने क्या बोला? हीलियम बोला, तो हीलियम के लिए मैं N2 Z2 मानूंगा। तो Z2 का मान तो हीलियम के लिए कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हीलियम का कितना होता है आपके पास में? 2, और N2 की बात करते हैं तो N2 कितना हो जाएगा? कौन सी बोर कक्षा की बात कर रहे हैं? तृतीय बोर कक्षा की बात करें तो N2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में? 3 हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा? N1 का मान कितना आपके पास में? 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। Z1 का मान कितना? 1, तो ये आपके पास में 1। यहाँ पे N2 की बात करते हैं, N2 कितना आपके पास में? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और Z2 का मान कितना आपके पास में? 2 है। तो अगर इसको अपन, ये तो हो गया 4, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 अपॉन 9 हो जाएगा। तो आपके पास में R1 रेशियो R2 यानी R1 R2 का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 8 अनुपात कितना होगा आपके पास में? 9 होगा। तो देखो ये बोर कक्षा की जो आपके पास में बोर कक्षा की त्रिज्या की जो गणना करते हैं, गणना करने में कुछ नहीं, आपको सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, सीधा सीधा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड, ये किसमें है? एंगस्ट्रॉम में। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये देगा, या आपको अनुपात के क्वेश्चन, जहां तक मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने की, वो अनुपात के क्वेश्चन देते हैं। किसी एक ही परमाणु की दो भिन्न बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं के अनुपात की बात कर सकता है, या दो भिन्न भिन्न परमाणु की भिन्न भिन्न बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का आपको क्या ज्ञात करवा सकता है? अनुपात ज्ञात करवा सकता है। तो ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल का चौथी अभिधारणा के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अनुप्रयोगों में पहला पढ़ा अपन ने बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना करना। अब दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। तो देखो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कैसे